हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, इससे पहले के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि कंपनी किस तरह से कंट्री साइड से यानी कि भारत के ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। यानी कि हमने माहवारी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा और रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, और इसके ज़रिए किस तरह कंपनी अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी क्रॉप्स ऐसी थी जिस पर कंपनी यानी कि अंग्रेज़ जो है ज़बरदस्ती उसको ग्रो करने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव डाल रहे थे। वो कौन कौन सी फसलें थी और ऐसा वो क्यों कर रही थी, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका ऑल वॉज नॉट वेल, यानी कि सब कुछ सही नहीं था। दोस्तों, ये जो नई व्यवस्थाएं लागू की गई थी यानी कि माहवारी, रैयतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट, इसके इम्प्लीमेंट होने के कुछ ही साल के भीतर तमाम तरह की समस्याएं दिखाई देने लगी थी, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, ज़मीन से होने वाली इनकम को बढ़ाने के चक्कर में कंपनी ऑफिशियल्स ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू डिसाइड कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो किसान होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, है ना, वो कंट्री साइड यानी कि गांव को छोड़कर जाने लगते हैं और गांव जो है एक वीरान हो जाता है, यानी कि विलेजेस बिकेम डिजर्टेड इन मैनी रीजन्स। कुछ कंपनी ऑफिसर्स को अभी भी ये लगने लगा था कि इस सिस्टम से किसानों की हालत में सुधार होगा और किसान परिश्रमी हो जाएंगे और किसानों को जो है पीजेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रॉप्स फॉर द यूरोप। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने ये महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल रेवेन्यू दे सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से फसलों को भी उगाया जा सकता है, राइट। इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड, राइट। लेट द 18th century the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo। 18th century के अंत में कंपनी ये कोशिश कर रही थी कि भारत से ज़्यादा ओपियम और इंडिगो कल्टीवेशन का प्रसार किया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपियम और इंडिगो कल्टीवेशन भारत से किया जाए, राइट। लगभग 150 साल तक अंग्रेज़ भारत के विभिन्न हिस्सों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे कि जूट इन बंगाल में जूट कल्टीवेशन के लिए दबाव डाला जा रहा था। टी इन असम में चाय के लिए, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। दोस्तों, यूनाइटेड प्रोविंसेस जैसे कि आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, उस समय उसे यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था, राइट। वीट इन पंजाब में गेहूं के लिए, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन महाराष्ट्र, राइट, राइस इन महाराष्ट्र। तो ये तमाम तरह की फसलें हैं। इन एरिया में भारतीयों पर फोर्स किया जा रहा था कि इन फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए। दोस्तों, ये जो क्रॉप्स है ये कमर्शियल क्रॉप्स कही जाती है और अंग्रेज़ों का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत से ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाए ताकि कंपनी को अधिक से अधिक रेवेन्यू मिल सके। ये सब कैसे हो सका? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से फसलों की खेती को फैलाने के कई तरीके अपनाए, राइट। यहाँ हम एक एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन इंडिगो कल्टीवेशन का हम एग्जांपल देखेंगे, राइट। मगर उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखना चाहेंगे कि क्या कलर जो है
डज कलर हैव ए हिस्ट्री, क्या रंगों का भी अपना कोई इतिहास होता है। दोस्तों इसमें आप दो फिगर देख रहे हैं, लेफ्ट में है आपका एक कलमकारी प्रिंट 20वीं सेंचुरी इंडिया का एक कलमकारी प्रिंट है 20वीं सेंचुरी में। दूसरी तरफ है ए मॉरिस कॉटन प्रिंट लेट 19वीं सेंचुरी इंग्लैंड का जो है ये मॉरिस कॉटन प्रिंट है। दरअसल में मॉरिस इंग्लैंड के एक कवि थे, है ना, मॉरिस विलियम मॉरिस, ए फेमस पोइट एंड आर्टिस्ट ऑफ द 19वीं सेंचुरी ऑफ ब्रिटेन, राइट। तो इनके द्वारा प्रिंट किया गया ये कॉटन का ये एक तरह से प्रिंटेड है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें एक कॉमन बात ये है कि दोनों में नीले रंग का इस्तेमाल किया गया, गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया, है ना, देख रहे हैं। बोथ यूज रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड द इंडिगो, जिसको कि इंडिगो कहा जाता था। क्या आप जानते हैं कि ये जो कलर है ये कैसे प्रोड्यूस होता था। ब्लू कलर जो कि आप देख रहे हैं ये आपके भारत में एक इंडिगो नाम का पौधा होता है, नील, जिसको हिंदी में कहते हैं नील का पौधा, राइट, ए प्लांट कॉल्ड इंडिगो। इस इंडिगो से जो है नील प्रोड्यूस किया जाता है। तो और भारत में ये जो इंडिगो कल्टीवेशन है ये दुनिया में उस समय बहुत फेमस थी, और भारत का जो इंडिगो कलर है वो दुनिया में बहुत फेमस था। यानी कि यूरोप में जितने भी उस समय जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसमें इंडिगो यूज किया जाता था, उसकी रंगाई के लिए, कपड़ों की रंगाई के लिए इंडिगो यूज किया जाता था। तो यही कारण था कि भारत में इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए भारतीय किसानों पर अधिक से अधिक जो है प्रेशराइज किया गया, ताकि भारत में इंडिगो ज़्यादा प्रोड्यूस हो और ब्रिटेन को इससे डायरेक्टली एडवांटेज हो, राइट। ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया, फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। यानी कि उस समय इंडिया जो है इंडिगो का सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता था, ठीक। और इंडिगो, भारत का जो इंडिगो है ये दुनिया में सबसे उच्च क्वालिटी का, यानी कि बेस्ट क्वालिटी का माना जाता था। दोस्तों आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों थी, राइट। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।